मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिएगा ध्यान से। अब हम लोग एडवांस में एपीजीपी पढ़ लिए हैं, द्विघात समीकरण पढ़ लिए हैं पार्टनर साहब। जो आदमी अभी वह दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं वह कृपया करके हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वह टेलीग्राम के लिंक पर से बाकी सब वह दोनों चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर एडवांस में ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं और यह ज्योमेट्री काफी लंबा चैप्टर होगा और इसमें एकदम जीरो से लेकर के एकदम आपको हीरो बनाएंगे पार्टनर साहब, एकदम मतलब बुलंदी पर पहुंचाएंगे। इसमें जो भी बच्चा अगर जीरो जानता होगा तो कोई बात ना एकदम, लेकिन उसका एकदम जरूरी है कि वो एकदम शुरुआत से ही वीडियो देखे और पर डे वीडियो देखे। और मेरे भाई लोग, यह पर डे वीडियो आपके रात 10 बजे आएगा एडवांस का। तो आप सब आदमी अब मन लगा करके ज्योमेट्री का तैयारी कीजिए, ताकि ज्योमेट्री से अगर 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग उसको बहुत जल्दी और उसको सही सही घर पर बना के आए। तो चलिएगा ध्यान से, ज्योमेट्री में मेरे भाई हम लोग सबसे पहले तो ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं। ज्योमेट्री पार्टनर साहब दो ठो होता है, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक प्लेन ज्योमेट्री। लेकिन हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग प्लेन ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। और वही प्लेन ज्योमेट्री के बारे में कुछ हम बोर्ड पे अभी पहले से लिखे हुए हैं। तो मेरा एक बात समझिएगा, हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल पढ़ने वाले हैं, यानी कि रेखा और कोण। कोई ना पहले कुछ ना उठाए, एकदम लाइन एंड एंगल मतलब रेखा और कोण ही पहले आपको दिखाते हैं अगला 5 वीडियो तक कि रेखा और कोण से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोग को यहाँ पर क्या क्या सीखना है, बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई, बहुत कुछ। तो चलिएगा ध्यान से, हम लोग ज्योमेट्री दो तरह का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री। हम लोग प्लेन ज्योमेट्री में पढ़ने वाले हैं रेखा और कोण। इसमें हम लोग रेखा के बारे में पढ़ेंगे और कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जितना भी वीडियो में पार्टनर साहब एक्सप्लेनेशन होगा वह टोटली एक तरह से समझिए कि इंट्रोडक्शन है ज्योमेट्री का। आप सब आदमी को यह सब बातें जानना बहुत जरूरी है जो लोग जीरो से उठना चाहते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहला चीज बिंदु समझना है ध्यान से, पॉइंट। ऐसे मेरे भाई आप सब आदमी पॉइंट के बारे में वो खूबी बढ़िया से जानते होंगे, लेकिन कोई आपसे पॉइंट का डिफिनेशन पूछे तो आप लोग पॉइंट का, बिंदु का डिफिनेशन क्या देंगे पार्टनर साहब? तो आज के बाद कोई भी आदमी यदि आपसे बिंदु का डिफिनेशन पूछेगा तो आप उसको बताइएगा कि एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 0 हो वह बिंदु कहलाता है। आप ऐसा जनरली कह सकते हैं कि किसी कलम से अगर हम एक बार कॉपी पर छुआ दे तो जो बनेगा वही हमारा बिंदु है। एक ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या एकदम 0 हो, उसका त्रिज्या नहीं हो पार्टनर साहब, वह बिंदु आपका पार्टनर साहब कहलाएगा। तो भाई समझिएगा कि जो बिंदु होता है वह नगण्य त्रिज्या वाला वृत्त होता है। एक और लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बिंदु का ना तो लंबाई होता है न ही चौड़ाई होता है पार्टनर साहब, ऊंचाई का तो यहाँ बात ही नहीं पैदा होगा। तो चलिएगा बिंदु, आशा करते हैं आप सब आदमी एकदम समझ गए होंगे कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो वह बिंदु कहलाएगा। अगला पॉइंट पे आते हैं रेखाखंड। पार्टनर साहब रेखाखंड के बारे में समझिएगा, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड और रेखा में बहुत अंतर है भाई, समझना है ध्यान से। रेखाखंड का मतलब है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच में सीधी रास्ता को रेखाखंड कहते हैं। बात समझना है, दो निश्चित बिंदु, मान लेते हैं कि एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, इसका नाम ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए। तो कहता है कि दो निश्चित बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। दो निश्चित बिंदु के बीच में एक सीधी रेखा को हम रेखाखंड कहते हैं। और इस ए बी रेखाखंड को पार्टनर साहब ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना है। अगर कहीं भी आपका ए बी ऐसे कर दिया तो समझना है कि ए बी रेखाखंड है। कोई पार्टनर साहब पी क्यू लिख के ऊपर से इस तरह टोपाई खींच दे, समझना है कि वह पी क्यू रेखाखंड कह रहा है। तो रेखाखंड का हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि वैसा दो बिंदु
वैसा मतलब दो बिंदु के बीच के सीधी रास्ता को हम रेखाखंड कहते हैं। अब इसका कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं पार्टनर साहब। तो रेखाखंड का शुरुआती पॉइंट और अंतिम पॉइंट दोनों मालूम रहता है। रेखाखंड का एक निश्चित लंबाई होता है, पार्टनर साहब भूलिएगा मत, रेखाखंड का एक निश्चित लंबाई होता है। रेखाखंड पार्टनर साहब दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी है। अगर रेखाखंड को डिनोट करना होगा तो ए बी पे एक ठो लाइन खींच देंगे, बीसी पार्टनर साहब एक ठो लाइन खींच देंगे, यही आपका रेखाखंड को डिनोट कर देगा। तो रेखाखंड और रेखा में बहुत अंतर है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समझते हैं कि अंतरे नहीं है मेरे भाई, तो देखिएगा ध्यान से अब क्या अंतर है हम बताते हैं। चलिएगा रेखा, हम लोग रेखाखंड के बारे में ही पढ़ लिए पार्टनर साहब। रेखा को हम लोग डील कर रहे हैं। बिंदु बोले तो ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 0 हो। रेखाखंड दो बिंदु के बीच के सीधी लाइन को हम लोग रेखाखंड कहते हैं। नेक्स्ट पार्टनर साहब है रेखा। तो समझना है किसी रेखाखंड को तो पहले आप बोलिए रेखाखंड कैसे बनेगा पार्टनर साहब? जब दो बिंदु के बीच एकदम सीधा लाइन खींचेंगे तब। तो समझिएगा किसी रेखाखंड को अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा देने पर बनने वाली रेखा कहलाती है। रेखाखंड का एक निश्चित लंबाई था, इसको हम लोग माप सकते हैं, यह निश्चित है। लेकिन रेखाखंड को एक अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा देंगे पार्टनर साहब, अनिश्चित रूप से दोनों ओर बढ़ा देंगे, वही लाइन आपका रेखा कहला जाएगी। मतलब कि रेखा पार्टनर साहब अनिश्चित होती है, इधर किधर गई है और इधर किधर गई है यह इसका निश्चित नहीं होता है। देखो बात समझना है, रेखाखंड इसका लंबाई निश्चित था, लेकिन रेखा का लंबाई अनिश्चित होता है। रेखाखंड यानी रेखा से एक टुकड़ा, और रेखा मतलब पार्टनर सॉलिड एकदम अनंत तक, कहीं नहीं मालूम है कहां तक जाएगी। रेखा कहने से नहीं तात्पर्य होता है कि यह कहां तक जाएगी। तो पार्टनर साहब इसका गुण समझिएगा कि रेखा का लंबाई निश्चित नहीं होता है। रेखा अनंत बिंदुओं के समूह से बनती है। जो यह रेखा है यह अनंत बिंदुओं के समूह से बनती है। अब पार्टनर साहब इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो ऐसे ए बी लिख देगा और ऊपर ऐसे तीर का पार्टनर साहब दोनों मुंह वाला तीर का साइन दे देगा, वही आपको रेखा को शो कर देगा। तो रेखा का डिफिनेशन ओरिजिनल पार्टनर साहब होगा कि किसी भी रेखा खंड को यदि दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा दिया जाए तो वह रेखा कहला जाएंगी। तो मेरे भाई रेखा अनिश्चित होती है, इधर कहां गई उधर कहां गई इसका हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, वह अनंत तक जा सकती है, एकदम अनंत तक। चलिएगा ध्यान से, किरण समझिएगा ध्यान से पार्टनर साहब। अब बताइए तो ज्योमेट्री बनाने वाला कैसा ज्योमेट्री बनाया था? तो उसको जितना नाम मिला था बिंदु, रेखा, किरण, पार्टनर साहब टोटली नाम ही एक अजब टाइप का नाम बताया है। आप दिखेगा ध्यान से, अगला पार्टनर साहब किरण। किरण से आप लोग समझते होंगे, हम लोग सूर्य की किरण देखे हैं। तो पार्टनर साहब किरण कहता है कि ऐसी रेखा जिसका इनिशियल पॉइंट तो मालूम रहे परंतु उसका एंडिंग पॉइंट नहीं मालूम रहे। पार्टनर इसका मतलब है कि ऐसी रेखा जिसका शुरुआती पॉइंट तो मालूम रहे लेकिन उसका अंतिम पॉइंट मालूम नहीं रहे। मतलब अगर इस पॉइंट से हम किरण को निकालेंगे तो यह पॉइंट हमको मालूम रहेगा, लेकिन इस पॉइंट के आगे यह कहां तक जाएगी पार्टनर साहब यह नहीं मालूम रहता है। तो बात समझिएगा, किरण हम लोग उस रेखा को कहते हैं जिसका शुरुआती पॉइंट तो मालूम रहे लेकिन अंतिम पॉइंट मालूम नहीं रहे। जब दोनों पॉइंट नहीं मालूम रहेगा तो रेखा हो जाएगा, जब पार्टनर साहब दोनों पॉइंट मालूम रहेगा तो रेखा खंड हो जाएगा। तो एक बात समझना है एकदम बढ़िया तरह से, किरण उसे कहते हैं जिसका शुरुआती पॉइंट मालूम हो और अंतिम पॉइंट नहीं मालूम रहे। तो मेरे भाई एक बात समझिए, आप लोग किरण सुने होंगे, किरणें, सूर्य की किरणें। तो आप बताइए तो सूर्य की किरणें कहां से निकलती है? तो सूर्य से। उसका शुरुआती पॉइंट मालूम है कि किरणें सूर्य से निकलती है, लेकिन कहां जाती है पार्टनर तो यह नहीं मालूम है। अगर आप लोग का यह सोचना है कि वह धरती पर आती है तो नहीं भाई, किरणें वहां से पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी से पुनः रिफ्लेक्शन होकर
नभ में, आकाश में चली जाती है। उसका अंतिम पॉइंट नहीं मालूम है, उसका शुरुआती पॉइंट मालूम है कि वह सूर्य से निकलती है। तो किरण हम लोग उसको कहते हैं जिसका शुरुआती पॉइंट मालूम हो परंतु अंतिम पॉइंट मालूम नहीं हो। तो चलिएगा ध्यान से, हम लोग यहां तक डील कर लिए हैं। अब आते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब थोड़ा सा पार्टनर साहब यह ऊपर वाला यहां से मिटा देते हैं, ताकि यहां से मिटा करके तभी तो यहाँ का बढ़िया से अब डील करेंगे। सब आदमी को समझिएगा ध्यान से मेरे भाई, एकदम बढ़िया से ज्योमेट्री आपको एकदम जीरो से उठाए, एकदम जीरो से। चलिएगा ध्यान से, अगला चीज है प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका अगर डिफिनेशन ओरिजिनल में दिया जाए पार्टनर साहब, देखिएगा ऐसा कोई भी आदमी नहीं होंगे जो इनका मतलब अपने आप में नहीं समझते हैं, लेकिन हम लोग जीरो से स्टार्ट करने के चलते यह सब चीज आज थोड़ा सा हम आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्टनर साहब, उसके बाद तो हम लोग धुआं का मारना स्टार्ट ही कर देंगे। लेकिन हाँ, आप लोग लाइन एंड एंगल को कम मत आंकिएगा। यहाँ से ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि वह नहीं बन पाता है किसी भी विद्यार्थी गण से। तो चलिएगा ध्यान से, प्रतिच्छेदी रेखाएं वैसी दो रेखाएं जिनमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। समझना है भाई, वैसी दो रेखाएं जिनमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। तो आपसे पूछते हैं कि यह दो ठो रेखा है, इसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ है? एक बिंदु उभयनिष्ठ मतलब एक बिंदु कॉमन रहना चाहिए। तो मेरे भाई आप बोलिए कि यह रेखा में, दोनों के दोनों रेखा में कब कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा? तो एक बिंदु उभयनिष्ठ तभी होगा जब दोनों रेखाएं ऐसे काटेंगी तब। तो पार्टनर साहब यह बात समझ लेना है कि आपका जो ए बी एक रेखा था, एक पार्टनर साहब सी डी रेखा था। रेखा को हम लोग ऐसे शो करेंगे, एक बात समझिएगा, ऐसे हम लोग जनरली रेखा खंड को ही रेखा कहते हैं। रेखा खंड रेखा में अंतर है, लेकिन जनरली मैथ में रेखा खंड को भी रेखा बोला जाता है। उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि दो रेखाएं अगर किसी बिंदु पे काटे तो वही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो पार्टनर साहब एक बात समझ लें, इसका ओरिजिनल में डिफिनेशन होगा कि वैसी दो रेखाएं जिनमें कोई एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, और बिंदु उभयनिष्ठ तभी होगा जब वह एक दूसरे को काटेंगी तब। तो पार्टनर यह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला जाएंगी, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कहला जाएंगे। तो चलिएगा ध्यान से, अगला आपको सुनाते हैं संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं से मेरे भाई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और यह लड़के नहीं जानते हैं कि संगामी रेखाएं किसे कहते हैं। तो चलिएगा आप लोग आज जान जाएंगे। कह रहे पार्टनर साहब संगामी रेखा का डिफिनेशन कि तीन या तीन से अधिक रेखाएं, तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह संगामी रेखाएं कहलाती हैं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं, एक तो रेखा मेरा भाई यह ए बी हो गया, एक तो रेखा मेरा भाई यह बी सी हो गया, समझिएगा ध्यान से, एक तो रेखा यहाँ पे डी ई हो गया। तो कम से कम तीन रेखाएं। क्वेश्चन यह भी पूछा गया था कि संगामी बनने के लिए कम से कम कितनी रेखा का जरूरत पड़ेगा? तो कम से कम तीन रेखा। जब पार्टनर दो ठो रहेगा तो यह तो प्रतिच्छेदी कहला जाएगा। संगामी कहलाने के लिए तीन या तीन से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो यह रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाएंगी, यानी कि कॉन्क्रुएंट लाइंस कहलाती है। जब तीन या तीन से ज्यादा रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तब वह संगामी रेखाएं कहलाती है। चलेगा ध्यान से, अगला है मेरे भाई समानांतर रेखाएं। यह सबका कुछ फैक्ट नहीं है, बस इसमें यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि संगामी रेखाएं यानी कॉन्क्रुएंट लाइंस में कम से कम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? तो कम से कम तीन ठो, ज्यादा से ज्यादा अनंत ठो। तो अगला क्वेश्चन पार्टनर साहब, सॉरी, अगला डिफिनेशन है समानांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। समझिएगा समय ध्यान से। आप लोग हम एक बात समझते हैं कितना में आप एक संगामी रेखाएं ही है जो आप लोग रियल मायने में थोड़ा सा नहीं जानते होंगे, लेकिन तो आप सब जानते होंगे। लेकिन हम पार्टनर साहब जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, ध्यान रखना है। समानांतर रेखा तो वैसी दो रेखा जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। हम कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी पीछे बढ़ाएं, उसमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ
नहीं हो। मतलब पार्टनर साहब वैसी दो रेखा जिसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो। अभी जस्ट हम पीछे बताए थे कि बिंदु उभयनिष्ठ हुआ कब, जब वो प्रतिच्छेद कर जाएगी तब। यह पार्टनर साहब जब बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो तो हम कितना भी आगे बढ़ाएं, यह नहीं पार्टनर साहब कैसे कर देना है। अब बोलना है सर इसमें कहां बिंदु उभयनिष्ठ है, तो मेरे भाई हम रेखा बोल रहे हैं। रेखा रेखा तो अनंत तक होती है, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ प्रतिच्छेद कर देगी कि नहीं कर देगी। तो आप यदि इतना पे छोड़ देते हैं तो यह समानांतर रेखाएं नहीं कहलाएंगी। समानांतर रेखाओं का मतलब रियल में डिफिनेशन होता है कि आप कितना भी आगे बढ़ाएं, कितना भी पीछे बढ़ाए, उसमें कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं आवे। यानी कि अगर भोजपुरी में बोले तो इसका मतलब है कि हम कितना भी आगे बढ़ाए, कितना ही पीछे बढ़ाए, लेकिन वह प्रतिच्छेद ना करे तो वह समानांतर लाइन यानी पैरेलल लाइंस कहलाती है। समानांतर लाइन के बारे में एक बहुत ही जानदार जबरदस्त इसका गुण याद रखिएगा कि समानांतर लाइन के बीच का दूरी हमेशा हमेशा समान होता है। कहीं भी इसके बीच का दूरी हमेशा समान होगा। आगे जब आप लोग हम थ्योरम पढ़ाएंगे तो मैटर भाई बहुत आएगा। याद रखना है सब आदमी को कि समानांतर लाइन को कितना भी आगे बढ़ाएंगे, कितना भी आगे बढ़ाएंगे, वो कभी नहीं मिलती है। इसका रीजन है कि उनके बीच का दूरी हमेशा समान होगा। यहाँ भी 5 मीटर, यहाँ भी 5 मीटर, वहां भी 5, तो पार्टनर 5 5 5 5 सब जगह होगा तभी तो नहीं मिलेगी ना। तो पार्टनर अगर ऐसे अगर रेखा चल देवे ऐसे टेढ़ करके तो पार्टनर आगे जाके मिल जाएगी। यहाँ दूरी 5 होगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, आगे जाके पार्टनर साहब कहीं प्रतिच्छेद कर जाएगी। तो समानांतर रेखाएं वैसी दो रेखाएं जिसको कितना भी आगे बढ़ाए, कितना ही पीछे बढ़ाए, उसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिले, यानी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, वह समानांतर रेखाएं कहलाती हैं। और समानांतर रेखाओं के बीच का दूरी हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा हमेशा। तो यह भी बात याद रखना है कि समानांतर रेखाएं हम लोग किसे कहते हैं। तो चलिएगा ध्यान से अगला पार्टनर साहब, आप लोग को अब एक और का डिफिनेशन एकदम क्लियर कर चुके हैं कि आखिर इसका डिफिनेशन क्या होता है। चलिएगा ध्यान से, समरेखीय बिंदु, हम समरेखीय रेखा नहीं बोले हैं भाई जी, हम समरेखीय बिंदु बोले हैं। इसके बारे में सबसे बढ़िया पढ़ने के लिए मिलता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, निर्देशांक ज्यामिति में, कि सिर कीजिए कि यह 3 गो बिंदु समरेख है कि नहीं है। तो पार्टनर साहब पहले इसका यहाँ डिफिनेशन पढ़ते हैं, तब लोग कोऑर्डिनेट में समझेंगे आगे समरेखीय बिंदु क्या होता है। समरेखीय बिंदु का मतलब है कि 3, ध्यान रखना है, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, 3 या 3 से ज्यादा बिंदु जब एक रेखा पर उपस्थित रहेगा तो वह समरेखीय बिंदु कहलाएगा, कोलिनियर पॉइंट कहलाएगा। जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, कम से कम 3 बिंदु, कम से कम 3, 3 से ज्यादा कितना भी आप कह सकते हैं, जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक ही रेखा पर उपस्थित रहता है तो वह समरेखीय बिंदु कहलाता है। तो जो पार्टनर साहब यह आपका समरेखीय बिंदु है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि समरेखीय बिंदु होने के लिए किसी रेखा पर कम से कम कितने बिंदु को अवस्थित करना पड़ेगा। तो कम से कम 3 ठो और ज्यादा से ज्यादा अनंत ठो। तो पार्टनर साहब समरेखीय का मतलब आशा करते हैं आप सलामी समझ गए होंगे कि कम से कम यदि 3 बिंदु किसी रेखा पर, एक ही रेखा पर उपस्थित रहेगा तो वह समरेखीय बिंदु कहला जाएगा। चलेगा ध्यान से, कोण, कोण का डिफिनेशन देना है। ऐसा बात नहीं है मेरे भाई कि आप लोग कोण को समझते नहीं है, बशर्ते आप सब आदमी को आप कोण का एक ओरिजिनल डिफिनेशन देना है। तो समझना है ध्यान से पार्टनर साहब, कोण कहता है कि किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, तो बिंदु वैसा वृत्त जिसका कोई त्रिज्या नहीं है, यही बिंदु है। किसी एक बिंदु से 2 किरण निकले, किसी एक बिंदु से 2 किरण, किरण का मतलब उसका शुरुआत वाला पॉइंट तो मालूम हो लेकिन अंतिम वाला पॉइंट नहीं मालूम हो, तो एक ऐसा बिंदु जिससे 2 किरण निकले तो उस किरण के बीच के दूरी को यदि मापेंगे हम तो यही आपका कोण कहलाएगा।
तो पार्टनर साहब इसका ध्यान रखना है, किसको बता देना है किसी को कि किसी निश्चित बिंदु से यदि दो किरण निकले और दोनों किरण के बीच के मापे गए डिस्टेंस को हम लोग कोण कहते हैं। तो अगर एंगल का कोई डिफिनेशन पूछे तो पक्का पक्का बता देना है, और नहीं तो अपने आपके पास कॉन्सेप्ट रखना है। पार्टनर साहब एक बात समझिए, सब जानने से ना कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस। और धरती पे सबसे बड़ा कोई चीज है तो वह कॉन्फिडेंस है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक श्री कृष्ण महाभारत में बोले हैं कि यदि आपको खुदा पर विश्वास है, यदि आपको खुदा पर विश्वास है तो जो खुदा चाहेगा वो आपके पास पक्का मिलेगा। यदि खुदा चाहेगा तो आपको पक्का मिलेगा कब? जब खुदा पे आपको विश्वास रहेगा तब। लेकिन श्री कृष्ण बोले हैं पार्टनर साहब उसी समय रणभूमि में कि यदि तुमको खुद पर विश्वास है, यदि तुमको खुद पर विश्वास है तो जो तुम चाहोगे उससे खुदा तुम्हें देंगे। तो यह बहुत बड़ी लाइन, इस बात को समझिए, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिएगा ध्यान से, कोण मतलब एक पॉइंट से जब दो किरण निकले और दोनों किरण के बीच के मापे गए डिस्टेंस को हम लोग कोण कहते हैं। अगला है कोण का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। तो चलिएगा ध्यान से, आप सब आदमी को हम यहाँ टाइप्स ऑफ एंगल थोड़ा विस्तृत तौर पे बताते हैं, इसमें क्या क्या चीज होता है मेरे भाई। चलिएगा ध्यान, सबसे पहले न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। अंग्रेजी मीनिंग भी इसका याद रखना है पार्टनर साहब, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। समझिएगा ध्यान से सब आदमी, न्यून कोण का डिफिनेशन कहता है कि वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, वह न्यून कोण कहलाता है। तो मेरा भाई जब कभी आपको फिगर में न्यून कोण कहे कि यह एक न्यून कोण है, तो आपको न्यून कोण बनाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऐसे ही कोण बनाना है। यह न्यून कोण होता है पार्टनर साहब। जब इसको आप ऐसे सीधा कर देंगे तब तो यह समकोण हो जाएगा, और जब पार्टनर साहब ऐसे इधर कर देंगे तो यह अधिक कोण हो जाएगा। तो एक बात समझिएगा, जब न्यून कोण बोलेगा तो ऐसे ला करके ऐसे कर देना है। और न्यून कोण का मान लेते हैं मेरा थीटा न्यून कोण है यहाँ पे, तो न्यून कोण 0 से बड़ा, 0 के बराबर ना, 0 न्यून कोण नहीं है, 0 से बड़ा और 90 से छोटा आपका न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण में कोई बोले कि 90 न्यून कोण है, तो ना, 90 से छोट यानी 89 न्यून कोण है, 88 न्यून कोण है, लेकिन 90 न्यून कोण नहीं है। तो न्यून कोण का मतलब वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो और न्यून कोण कहलाता है। चलेगा ध्यान से मेरे भाई, अगला है आपका समकोण। तो समकोण बोले पार्टनर साहब राइट एंगल का मतलब है, समझिएगा ध्यान से, समकोण वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो और समकोण कहलाता है। आगे इस सब पे बहुत कुछ पढ़ना है, ज्योमेट्री के बारे में आप सब आदमी एकदम बखूबी जानिएगा। समकोण का मतलब ऐसे लाइन पार्टनर साहब एक तो खींच करके, एक यहाँ पे एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, यही आपका समकोण यानी 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एक बात समझना है कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो और समकोण कहलाएगा। न्यून कोण वैसा कोण जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो वह न्यून कोण हो गया। देखिए 0 से बड़ 90 से छोट न्यून कोण, 90 के बराबर समकोण, ध्यान रखना पार्टनर साहब। और समकोण बनाने आपको आना चाहिए, ऐसे घींच के सीधा ऐसे कर देना है, समकोण बन जाएगा। न्यून कोण पे ऐसे टेढ़ पार्टनर करके ऐसे कर देना है, न्यून कोण बन जाएगा। तो यही सब तो विद्यार्थी लोग को दिक्कत करता है। विद्यार्थी जानता है, वो बात विद्यार्थी जानता है कि हम यह कैसे करें। हम जानते हैं कि समकोण 90 डिग्री होता है, लेकिन उस विद्यार्थी का भटक नहीं खुल पाता है पार्टनर साहब कि ना जल्दी में ऐसे कर कैसे कर देना है। अगर आपका ज्योमेट्री में हाथ चलना स्टार्ट हो गया तो आप एकदम धुआं कमा सकते हैं ज्योमेट्री में। तो अगला है पार्टनर साहब अधिक कोण, यानी वैसा कोण जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। वैसा कोण जो 90 से बड़ा, देखिए पार्टनर, देखिए ध्यान से, यह तो आपका न्यून कोण था 0 से बड़ा 90 से छोट, आपका यह चीज समकोण था यानी 90 के बराबर। जब आप इस लाइन को इधर किए तो यह 90 से छोट था, यहां लाए तो 90 के बराबर। तो पार्टनर अगर यहां से ऐसे कर देंगे, यहां से अगर ऐसे कर देंगे तो यह 90 से बड़ा हो जाएगा।
यानी वैसा कोण जो 90 से बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो वह ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण कहलाता है। यह बहुत बढ़िया बढ़िया बात है पार्टनर, इस सब के बारे में एकदम जानना है तो जानना है। निम्न कोण वैसा कोण जो 0 से बड़ा 90 से छोटा, सम कोण वैसा कोण जो 90 के बराबर, अधिक कोण वैसा कोण जो 90 से बड़ और 180 से छोट हो। तो चलिए पार्टनर साहब अगला आपका कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से, सरल या रिजु कोण। तो अक्सर लड़के यह दोनों कोण पार्टनर साहब भूल जाते हैं, लेकिन एग्जाम में आजकल जब स्थानीय मान पूछ सकता है तो आपका सरल या रिजु कोण भी पक्का एकदम पूछ सकता है। तो ख्याल है, सरल या रिजु कोण का मतलब है स्ट्रेट लाइन, वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो। स्ट्रेट लाइन किसी भी सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो वैसा कोण जो 180 डिग्री के बराबर हो वह आपका रिजु कोण या सरल कोण कहलाता है पार्टनर साहब, यानी कि स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेट एंगल का मतलब यानी रिजु कोण का मतलब होता है 180 के बराबर। और प्रतिवर्ती या बृहत कोण तो पार्टनर साहब अक्सर लड़के भूल जाते हैं। बृहत कोण का मतलब है कि वैसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो। वैसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा। इसके बारे में थोड़ा एकदम डिटेल में, यह आपका निम्न कोण था। अब इसी रेखा को पार्टनर साहब ध्यान देना है, ऐसे कर दिए यानी सीधा कर दिए तो आपका यह 90 बन गया। जब इसी रेखा को मेरे भाई जब सीधा से थोड़ा ऐसे घुमा दिए तो यह 90 से ज्यादा हो गया। जब इसी रेखा को देखिएगा ध्यान से, यह रेखा तो यहाँ पे, यह वाला यहाँ पे था, और जब इसी रेखा को हम सीधा कर दिया ऐसे घुमा के यहाँ पे तो यह 180 बन गया। तो अगर 180 से बढ़ चाहिए तो जब यहाँ था पहले, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर सीधा हो गया 180, तो 180 से बढ़ चाहिए तो ऐसे कर देंगे पार्टनर साहब, यह 180 से बढ़ हो जाएगा। तो वैसा कोण जिसका मान 180 से बड़ा और पार्टनर साहब 360 से छोटा हो जाएगा वह बृहत कोण कहलाएगा। कभी भी बनाना हो पार्टनर साहब तो आप देखेंगे तो यहाँ तक आपका रियल मायने में 180 है जब सीधा, और यह एंगल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो 180 से बड़ा है। तो पार्टनर साहब यह टोटली एंगल आशा करते हैं आप सब आदमी को एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा ध्यान से, यह सब चीज तो पार्टनर साहब अइबे करेगा जब कॉन्सेप्ट बताएंगे तब, लेकिन जो इसके आगे दो ठो कोण लिखे हैं वह सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन में। पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका स्पेलिंग भी बहुत जबरदस्त है, याद रखना है पार्टनर साहब। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण होता है। तो पार्टनर साहब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण का मतलब है कि वैसा दो कोण, इसमें एक कोण ना होता है पार्टनर साहब, वैसा दो कोण जिसका जोग 90 हो वह पूरक कोण कहलाएगा। वैसा दो ठो कोण, कोण ए और कोण बी, अगर दोनों का जोग 90 के बराबर हो तो यह पूरक कोण कहलाएगा। वैसा दो कोण जिसका जोग 90 के बराबर हो वह पूरक कोण कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। इसका एक और नाम है जो यूज होता है पार्टनर साहब एग्जाम में, याद रखिएगा, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण का मतलब होता है पूरक कोण, यानी इसका ही पार्टनर साहब जब दो ठो एंगल 90 के बराबर होगा जोड़ उसका तो वह पूरक कोण या कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कोई पूछे आपसे कि बताइए 20 का पूरक कोण कितना है तो 70, क्योंकि पार्टनर साहब दोनों के जो 90 चाहिए तो अगर एगो 20 है तो वो 70 करना पड़ेगा। हम कहते हैं 30 का पूरक कोण पार्टनर साहब कितना है तो आपको कहना पड़ेगा 60। हम कहते हैं 50 का पूरक कोण कितना है तो 40। तो आप ध्यान दीजिए मेरे भाई, आप इस सब का पूरक कोण कैसे निकाले हैं। हम बोले हैं 20 का पूरक कोण, आप 90 में से 20 घटा के 70 आंसर मारे हैं। हम कहते हैं 30 का पूरक कोण, आप 90 में से 30 घटा के 60 आंसर मारे हैं। हम कहते हैं 50 का पूरक कोण, आप 90 में से 50 घटा के 40 आंसर मारे हैं। तो हम कहते हैं कि x का पूरक कोण कितना होगा तो हो जाएगा 90 माइनस x। 90 में से x घटा देंगे वह x का पूरक हो जाएगा। हम कहते हैं थीटा का पूरक कितना होगा तो 90 माइनस थीटा। हम कहते हैं कि आलिया भट्ट का पूरक कितना होगा तो 90 माइनस आलिया।
यह सब बात भूलिएगा मत। हम कहते हैं कटरीना का पूरक कोण कितना होगा पार्टनर साहब, तो 90 माइनस कटरीना। अगर आप यह सब बात भूल जाएंगे तो ब्रांड कोण नहीं बना पाएंगे, ब्रांड यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो आपको पूरक कोण निकालने किसी भी कंडीशन में आना चाहिए। अब पूरक कोण का याद रखना, ये कोटि पूरक, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तीनों एक ही है। और वैसा दो कोण जिसका योग 90 के बराबर हो वह पूरक, कोटि पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। चलिएगा ध्यान से। अगला पार्टनर साहब है समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। समझिएगा सब आदमी ध्यान से पार्टनर साहब, सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक। तो समपूरक का डिफिनेशन कहता है कि वैसा कोण, वैसा दो कोण, आप समझिए पूरक यानी कि जो 90, समपूरक मतलब एक और पूरक, सम यानी कि उसमें एक जोड़ी है और पूरक। तो समपूरक कहता है कि वैसा दो कोण जिसका कोण का योगफल 180 डिग्री हो वह समपूरक कोण कहलाएगा। वैसा दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वह समपूरक कोण कहलाते हैं। समपूरक को अंग्रेजी में हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, अभी इंपॉर्टेंट है। और इसका एक और नाम पार्टनर साहब एसएससी सीडीएस यूज करता है, अनुपूरक कोण। इसको भी मत भूलिएगा, अनुपूरक कोण का मतलब होता है समपूरक कोण। तो पार्टनर साहब वैसा दो कोण जिनका योगफल 90 वह पूरक कहलाएगा, वैसा दो कोण जिनका योगफल 180 वह समपूरक कहलाएगा। कोई आपसे पूछे कि 50 का समपूरक कितना होगा तो 130, 180 में से घटा देंगे। कोई पूछे कि 60 का समपूरक कितना होगा तो 120, 180 में 60 घटा देंगे मेरे भाई, 120 आपका समपूरक आ गया। कोई पूछे कि x का समपूरक कितना होगा तो 180 माइनस x। कोई पूछे कि y का समपूरक 180 माइनस y। कोई पूछे कि बैल का समपूरक क्या होगा तो 180 माइनस बैल। तो पार्टनर साहब इतना चीज आप लोगों को एकदम जबरदस्त तरीका से आना चाहिए। इस पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करके इसके बारे में जान रहे हैं कि आखिर यह चीज क्या होता है, इस पे कैसे कैसे इसका डिफिनेशन होता है मेरे भाई, यह सब चीज हम लोग सीख रहे हैं। तो चलिएगा ध्यान से। आगे हम लोग को पढ़ना है रेखा और कोण में संबंध, रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल्स। रेखाओं और कोणों में संबंध क्या होता है, कितने तो संबंध एग्जाम में आते हैं, वह इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, यह टोटल चीज हम लोग को पार्टनर साहब पढ़ना है। ध्यान रखिएगा सब आदमी, देखिएगा ध्यान से। आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर साहब रेखाओं और कोणों में संबंध, रेखाओं और कोणों में संबंध। इसका मतलब है मेरे भाई कि रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड एंगल। समझिएगा सब आदमी ध्यान से, यानी हम लोग रेखा और कोण में संबंध पढ़ते हैं। तो पार्टनर साहब एक बात समझिएगा, अभी हम जितना पीछे पढ़ाए तो उसमें या पूरक और संपूरक को छोड़ दीजिए तो रियली केस में उतना चीज आप लोग जानते थे, वो चाहे पूरक संपूरक भी जानते थे, लेकिन यहाँ से सब कुछ हमको एकदम जबान पे रहना चाहिए। रेखा और कोण यानी उसमें रेखा का भी जिक्र हो और कोण का भी जिक्र हो, दोनों में संबंध बताना है। तो रेखा और कोण का सबसे पहला संबंध होता है मेरे भाई आसन कोण। समझिएगा ध्यान से, रेखा और कोण में सबसे पहला संबंध होता है आसन कोण। तो पार्टनर साहब इस बात को समझना है बढ़िया से कि आसन कोण क्या होता है, यानी कि एडजेकेंट एंगल, ADJCENT एडजेकेंट एंगल्स। पार्टनर साहब इस बात को समझना है एकदम बढ़िया तौर पे। तो आसन कोण किसे कहते हैं, एडजेकेंट एंगल किसे कहते हैं, इस बात को समझिएगा। आसन कोण पार्टनर साहब उस स्थिति में बनता है, इसका देखिए डिफिनेशन देता, इसका डिफिनेशन का वैल्यू नहीं है, इसका वैल्यू हम बताएंगे आगे। एडजेकेंट कोण यानी कि आसन कोण कहता है कि वैसा दो कोण जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, वैसा दो कोण जिसमें एक पहला पॉइंट करता है कि उसका शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो।
कहता है कि एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक मेरा बात समझिएगा, भोजपुरी में इसका मतलब क्या होता है, कैसे इसका यूज होगा। तो अगर किसी सीधी रेखा पर, अगर किसी सीधी रेखा पर, हम बार बार बोल दिए हैं कि हम लोग रेखाखंड को रेखा भी जनरली कहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो यदि किसी सीधी रेखा पर कोई एक रेखा ऐसे आ जाए पार्टनर साहब, तो यही दोनों कोण आपके आसन कोण कहे जाएंगे। यहाँ देखिएगा, हम कहे थे कि आसन कोण वह कोण है जिसका एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, मतलब कि आपका यह वाला शीर्ष इस कोण का भी है मेरे भाई, और यह वाला शीर्ष इस कोण का भी है, मतलब एक शीर्ष उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो आप दोनों कोण का तुलना करेंगे तो यह वाला भुजा इस कोण में भी है और यह वाला भुजा इस कोण में भी है, यही पार्टनर साहब आसन कोण आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, आप सब आदमी को हम अब कोण का नाम लिखना सिखाएंगे। तो पार्टनर अगर कोण का नाम लिखना हो तो यह देखिएगा ध्यान से, कोण बी, यह वाला ओ और सी, जिस कोण का नाम लिखना होगा उसको बीच में रखिएगा। अगर ओ है तो ओ को बीच में रखना है, बी ओ सी, यानी यह वाला कोण हो गया पार्टनर साहब। अब बोलिए तो इस कोण का नाम लिखना है तो कहीं से यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। तो चलिएगा ए, यहां से कर दिए हैं ओ, हो जाएगा सी। तो यही दोनों आसन कोण है। तो मेरे भाई समझना है कि किसी भी सीधी लाइन पे जब ऐसे कोई रेखा आ जाएगा तो यहाँ बनने वाला दोनों कोण आसन कोण कहलाता है। और इसका सबसे जानदार एक पार्टनर साहब गुण है, याद रखिएगा कि आसन कोण का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। यह सबसे जानदार गुण है कि आसन कोण का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर यह 50 होगा तो यह 130 हो जाएगा, अगर पार्टनर साहब यह 110 होगा तो यह 70 हो जाएगा। आसन कोण का योग हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है, यह भूलिएगा मत। और आसन कोण बनता कैसे है कि कभी भी एक सीधी लाइन पे एक ही रेखा ना पार्टनर साहब, कितना भी रेखा आवे कोई दिक्कत नहीं है, यह सब लोग आसन कोण कहलाएंगे। सब 1 2 3 4 5 6, या छओ का छओ कोण आसन कोण कहलाएगा। और छओ का जोगफल 180 डिग्री होगा। यह ना कि कहीं रेखा आसन कोण में आता है पार्टनर साहब, किसी भी रेखा पर जब ऐसी रेखाएं आकर के आकृति देखिएगा बना देवे तो यह आसन कोण कहला जाती है। तो पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से, आसन कोण का योग हमेशा हमेशा 180 होता है, और यह बात कभी भूलिएगा मत। तो पार्टनर साहब आसन कोण समझना है ध्यान से एकदम। तो चलिएगा ध्यान से, रेखा और कोण के संबंध में हम लोग पहला पढ़े थे आसन कोण यानी कि एडजेकेट एंगल्स। आसन कोण का पार्टनर साहब योगफल हमेशा हमेशा 180 होता है, इस बात को नहीं भूलना है। चलिएगा ध्यान से, ऐसे आसन कोण का योगफल 180 नहीं होता है पार्टनर साहब। आसन कोण का योगफल आपका मतलब कुछ हो सकता है, तो योगफल 180 इसलिए हुआ है कि यह रिजु कोण के चलते पार्टनर साहब ऐसे 180 डिग्री हो जाता है। लेकिन जनरली इसी का यूज होता है, तो हम लोग जनरली बोलते रहते हैं कि आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, नहीं तो यह जरूरी नहीं है कि आसन कोण का योग 180 डिग्री होगा। समझिएगा ध्यान से, आसन मतलब सटल कोण, तो बस सटल कोण कैसे भी हो सकते हैं पार्टनर साहब, लेकिन जनरली इसी का यूज होता है। आगे समझिएगा सब आदमी ध्यान से, अगला रिलेशन है इसमें शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण यह भी बहुत ज्यादा आता है भाई जी, भूलिएगा मत। यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल पार्टनर साहब होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो आसन कोण जब किसी रेखा पर ऐसे कितनी भी रेखाएं आ जाएंगी, इनका योगफल 180 डिग्री होगा। आसन कोण का योगफल 180 होता है। हम लोग जनरली ऐसे कहते हैं, इसी का यूज होता है, इस बात को समझिएगा। हम लोग क्वेश्चन बनाने से मतलब है। आगे करें शीर्षाभिमुख कोण, तो यह कहता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, इसका अगर भोजपुरी में डिफिनेशन बोले तो ऐसी दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो आप लोगों को प्रतिच्छेद तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, ऐसे ही प्रतिच्छेद करेंगे। इसमें आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, इसमें आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं,
और यही कोण शीर्षाभिमुख कोण कहे जाते हैं। अगर इधर देखेंगे तो इधर एक बना देते हैं पार्टनर साहब, यानी यह कोण से यह कोण बराबर होगा और ई कोण से ई कोण बराबर होगा, यही शीर्षाभिमुख कोण का गुण है। वैसा यानी कि वैसा दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसमें आमने सामने के कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट माने पार्टनर साहब आमने सामने विपरीत एंगल, यह पार्टनर साहब शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और यह हमेशा हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर कहीं भी आपको दो ठो लाइन मिल जाए प्रतिच्छेद किया हुआ, अगर यह 60 होगा तो यह कंफर्म है कि यह भी 60 होगा। तो आप बोलिए तो अगर यह 60 तो यह कितना होगा? तो पार्टनर साहब देखिए ध्यान से, तो मानिए अगर यह लाइन नहीं रहे तो अगर लाइन नहीं रहेगा तो यह आसन कोण का काम करने लगेगा कि नहीं करेगा? जब यह आसन कोण ऐसे रेखा आया तो दोनों का जोगफल 180 तो यह 120 हो जाएगा। जब यह 120 पार्टनर तो यह भी 120 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो यह बात समझिए, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि मेरे भाई वैसा दो रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसमें आमने सामने ये कोण आपस में बराबर होते हैं और वह शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इस बात को याद रखना है। चलिएगा ध्यान से, अब आपका सबसे लास्ट टॉपिक बचा है लाइन और एंगल के थ्योरी में। इसके आगे इस पर हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि लाइन्स और एंगल में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ज्योमेट्री है पार्टनर साहब, थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे पक्का पढ़ेंगे, एकदम ध्यान दीजिएगा सब आदमी। आगे कहता है पार्टनर साहब तिर्यक रेखा, एकदम ध्यान से समझिएगा सब आदमी। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा पार्टनर साहब यानी कि पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से, ट्रांसवर्सल लाइन। तिर्यक रेखा कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न रेखाओं को, दो या दो से ज्यादा भिन्न भिन्न रेखाओं को जब एक रेखा अलग अलग बिंदु पे काटेगी तो वही रेखा तिर्यक रेखा कहलाएगी। जब पार्टनर साहब दो या दो से ज्यादा रेखाओं को एक रेखा अलग अलग बिंदु पे काटे, इसको भी अलग बिंदु पे, इसको भी अलग, इसको भी अलग, तो यह आपकी तिर्यक छेदी रेखा है। तो चलेगा ध्यान से, इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब किसी समानांतर रेखा को, जब किसी समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। तो पार्टनर साहब आप अगला हेडिंग डाल लीजिए कि समानांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण, तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी तक कुछ इंपॉर्टेंट है तो पूरक कोण यानी जोगफल 90 होगा, समपूरक यानी जोगफल 180 होगा, पूरक को कोटि पूरक कहते हैं, समपूरक को अनुपूरक कहते हैं। आगे पढ़ा है आसन को, तो आसन को एक ऐसे रेखा रहेगा, उस पे कितने भी रेखाएं आएंगी इनका जोगफल 180 होगा। पार्टनर यही आसन कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। मनी मन बोलते रहिए, ऐसे दो ठो रेखा काटेगी तो इनमें आमने सामने कोण आपस पे बराबर होगा, यह शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो पार्टनर साहब आगे यह समानांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा द्वारा बना कोण क्या क्या होगा। देखिए मेरा बात समझिएगा सब आदमी, कि समानांतर रेखा तो आप लोग पढ़ चुके हैं पार्टनर साहब। यहाँ पे एल और एम मान लेते हैं एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर रेखा मतलब कितना भी आगे बढ़ाए वह कहीं काटेगा ना, उनके बीच का दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जब समानांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 8 कोण बनते हैं, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे। तो पार्टनर साहब यह 8 कोण बनते हैं, लेकिन इसमें कोण का 3 ठो गुण होता है। जब दो पार्टनर साहब समानांतर लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा काटेंगे तो यहां से 3 ठो मैटर पैदा होता है। सबसे पहला मैटर की संगत कोण, मत भूलिएगा पार्टनर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं भूलना है कभी भी। जब दो समानांतर लाइन को एक छेदी रेखा काटेगी तो सबसे पहला यहाँ कोण बनता है पार्टनर साहब संगत कोण, एकदम समझिएगा ध्यान से सब आदमी। तो संगत कोण को हम लोग डील करें, यहां से 3 ठो बनेगा, एक संगत कोण, दूसरा बनेगा पार्टनर साहब एकांतर कोण, मत भूलिएगा सब आदमी।
और तीसरा बनता है यहाँ से अंत अभिमुख कोण। तो यह सब इंपॉर्टेंट, यह तीनों तो और इंपॉर्टेंट है। लाइंस और एंगल में अगर किसी का पार्टनर साहब वर्चस्व रहेगा तो यही तीनों के तीनों का वर्चस्व रहेगा। और यह कब ज्योमेट्री के किस क्वेश्चन में लागू करना पड़ता है कोई बंदा नहीं जानता है, इसको बढ़िया से समझिएगा। संगत कोण भोजपुरी में बोले पार्टनर साहब, तो संगत कोण का मतलब होता है कि इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला अगर इस पार का हम कोण लिए हैं तो इस समानांतर रेखा के भी ऊपर के हम इसी पार का कोण है, मतलब संगत। संगत मतलब जैसा वो तैसा यह। अगर इस समानांतर रेखा के नीचे वाला इस पार के हम कोण लिए हैं तो इस समानांतर रेखा के भी नीचे वाला इसी पार के हम कोण लेंगे, यही होता है संगत। अगर हम इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला इस पार का कोण लिए हैं तो हम इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला इसी पार का कोण लेंगे, वह संगत रेखा कहलाएगा। और यह आपस में बराबर होती है। जैसे अगर हम यहाँ एक ले लेंगे पार्टनर साहब, भूलिएगा मत ध्यान से, तो बोलिए इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला एक लिए हैं तो इसमें भी समानांतर रेखा के जस्ट वही कोण यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर 3, यह संगत कोण के रूल से हुआ है मेरे भाई। अगर यहाँ से 2 लेंगे तो आप बोलिए तो अगर इसमें यार नीचे वाला है तो यहाँ लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से 2 बराबर 4 होता है। समझिएगा ध्यान से, 2 4 का मतलब हम एंगल शो किए हैं। बोलिए तो यहाँ से 8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6, तो 8 बराबर 6, यहाँ से यह एंगल से यह एंगल बराबर, या 7 से यह 5 बराबर। तो पार्टनर साहब यही आपका संगत कोण कहलाएगा। तो संगत कोण आप लोग एकदम बढ़िया से अब किसी भी चीज में पहचान लेना है। यह तीनों का तीनों कोण तब ही बनेगा जब दो समानांतर लाइन को जब तिरछेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगी तब। तो पार्टनर संगत कोण यानी कि अगर हम इस समानांतर रेखा के ऊपर वाला अगर पार्टनर साहब इस पार का लेंगे तो इस रेखा के भी ऊपर वाला इसी पार का 8 से हमको 6 बराबर करना पड़ेगा। अगर आप सब आदमी बढ़िया से देखेंगे पार्टनर साहब, यहाँ देखिए तो एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ, बोलिए आप सब आदमी तो एक्स के बराबर क्या होगा ए, कौन एंगल से भाई, तो संगत कोण से। हम कहते हैं वाई के बराबर क्या होगा, तो बी, किस एंगल से भाई, तो संगत कोण से। तो बस यह बात समझिए, आप लोग संगत कोण एकदम बखूबी समझ गए हैं। अगला कहता है एकांतर कोण, समझिएगा ध्यान से समझिए एकांतर कोण क्या होता है। यह आपका संगत कोण हो गया, अब एकांतर कोण हम डील कर रहे हैं। एकांतर कोण का पार्टनर साहब मतलब है कोना कोनी। अगर यह 7 है तो यह 3, कोना कोनी का एंगल एकांतर कोण से बराबर होगा। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा काट देते हैं, यहां से समझिएगा ध्यान से। एकांतर कोण का मतलब यह थोड़ा सा हम यहाँ मिटा देते हैं ताकि आप सब आदमी जब स्क्रीन शॉट करेंगे तो आपका बढ़िया रहेगा। एकांतर कोण का मतलब मेरे पार्टनर साहब यही बात समझिएगा ध्यान से, सेम टू सेम यही बात। हम उठाए हैं तो यह लाइन उठा लिए हैं, फिर यह लाइन उठा लिए हैं, फिर यह लाइन उठा लिए पार्टनर साहब। तो यही जो आपका कोण बनेगा यही एकांतर कोण कहलाता है। मतलब यहीं पे पार्टनर साहब यहाँ पे 7 था ना, यह वाला 7, यह वाला पार्टनर साहब 3, यही कोना कोनी के एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं और यह आपस में बराबर होते हैं। यानी 7 बराबर 3 होगा, 2 बराबर 6 होगा। तो 7 बराबर 3 होगा, 2 बराबर 6 होगा, किस एंगल के गुण से, तो एकांतर कोण के गुण से, यानी अल्टरनेट एंगल के गुण से। तो पार्टनर साहब संगत को समझते हैं 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4। एकांतर को समझते हैं कोना कोनी 7 बराबर 3, 2 बराबर 6। अब आया हम लोग का अंत अभिमुख कोण। यहाँ पार्टनर साहब देखिएगा ध्यान से, यहीं पर लिखते हैं, कोई दिक्कत देखिए यहाँ लिखते हैं अंत अभिमुख कोण। इसका भी बहुत अहम रोल है अंत अभिमुख कोण। तो अंत अभिमुख कोण पार्टनर साहब यह नहीं आता है कि इसमें अंत अभिमुख कोण बराबर होते हैं कि कौन होते हैं। इसका गुण कहता है कि अंत अभिमुख कोण का जोगफल हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। बहुत ब्रांड गुण है, अंत अभिमुख कोण का जोगफल हमेशा हमेशा 180 होता है। अंत अभिमुख कोण का जोगफल हमेशा हमेशा 180। और अंत अभिमुख मतलब अंत मतलब अंदर, और अभिमुख माने आमने सामने। आप देखिएगा अंदर मतलब अगर इसके अंदर में यह 3 है, इस पर 2 है, मतलब एक ही ओर आमने सामने, कोना कोनी ना आमने सामने। तो पार्टनर यह कोण और यह कोण यानी 2
और यह 3, यही अंत अभिमुख कोण होते हैं और इनका जोगफल हमेशा हमेशा 180 डिग्री होता है। पार्टनर साहब ध्यान देना है कि यह 7 और यह 6 यही अंत अभिमुख कोण होते हैं और इनका हमेशा हमेशा जोगफल 180 डिग्री होता है। तो आप सब आदमी इस चीज को एकदम बढ़िया से समझिएगा कि अंत अभिमुख कोण कौन होता है, संगत कोण कौन होता है और एकांतर कोण कौन होता है। अब हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं और आप सब आदमी को यह पहचान में दिलाते हैं कि आप सब आदमी इसको पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। देखिए तो मेरे भाई, यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी, ई, एफ, जी, एच। बोलिए पार्टनर, सबसे पहले हम संगत कोण कह रहे हैं तो बोलिए तो बी के बराबर संगत कोण से क्या हो जाएगा, तो एफ। ए के बराबर क्या होगा भाई जी, तो हो जाएगा ई, मतलब इस पार ऊपर तो इस पार ऊपर। यहाँ डी के बराबर क्या होगा, तो डी के बराबर एच, अगर इस पार का नीचे तो इस पार का भी नीचे। यहाँ पार्टनर सी के बराबर क्या होगा, सी के बराबर जी, यह आपका संगत कोण हो गया। और एकांतर कोण बोले तो कोना कोण, यानी डी बराबर ई, यह डी और ई आपस में बराबर होगा, यह सी और एफ आपस में बराबर होगा संगत एकांतर कोण से। और अंत अभिमुख कोण बोले तो सी और ई, यानी यह अंत अभिमुख कोण का जोगफल 180 होगा। यह अंत अभिमुख कोण का जोगफल 180 होगा मेरे भाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को इस समय वीडियो से ज्योमेट्री में लाइन और एंगल का डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन बढ़िया से करा पाए होंगे। तो यदि पार्टनर साहब आप सब आदमी जीरो से शुरुआत करने पे खुश है तो कमेंट पक्का कीजिए कि सर हम ज्योमेट्री में कहां तक पढ़ना चाहते हैं। आप बताइए कहां तक पढ़ना चाहते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड का अगर सबसे बड़ा ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं भाई तो हम यहीं से पढ़ाने के लिए रेडी है, लेकिन आपके कहने पर। तो कमेंट पक्का कीजिएगा। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।